सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के गणित विषय के बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को, और यह आपके राजन सीरीज से प्रश्न है। सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। यहाँ पर बहुविकल्पी के पूरे जितने भी क्वेश्चंस है सभी को हम सॉल्व करेंगे। 2-3 पार्ट में आपके जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न है यह 3 से 4 पार्ट में कंप्लीट होंगे। तो आप लोग सभी वीडियोस को देखिएगा। यह पहला पार्ट है आपका और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप ध्यान देकर के सभी प्रश्न पढ़िएगा और सभी तरीके के प्रश्न है इसमें। आप अगर ध्यान देकर के पढ़ोगे तो आप अति लघुत्तरीय प्रश्नों को भी सॉल्व करोगे और लघुत्तरीय प्रश्नों को भी सॉल्व कर ले जाओगे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताते हुए और सारी चीजें बताते हुए बहुत ही कम समय में आपको चलूंगा। आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। आप बस पूरा ध्यान दीजिएगा और कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठिएगा। खुद भी सॉल्व करते रहिएगा, चीजें नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, 28 की पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या है। पूर्ववर्ती मीन्स पहले आने वाली। तो किसी भी संख्या से पहले आने वाली प्राकृतिक संख्या, अगर जैसे 5 है, 5 से पहले कौन सी प्राकृतिक संख्या आती है यह निकालने के लिए हम 1 घटा देते हैं तो 4 आती है 5 से पहले। इसी तरीके से 28 से पहले 28 - 1 यानी कि 27। तो ऑप्शन आ यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, 13 की अनुवर्ती प्राकृत संख्या है। पूर्ववर्ती आपने देखा 1 घटाना पड़ता है, अनुवर्ती लिखा रहे या उत्तरवर्ती लिखा रहे, मतलब कि बाद में कोई संख्या जो दी गई है उसके बाद में आने वाली संख्या। तो 13 - 1 कितना होगा, 14। तो ऑप्शन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा, आप जल्दबाजी मत करिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है विभाजित नहीं होती हैं कहलाती हैं। तो जो विभाजित होती हैं वह सम संख्याएं इवन नंबर्स कहलाती हैं, और जो विभाजित नहीं होती हैं 2 से वह विषम संख्याएं ऑड नंबर्स कहलाती हैं। तो ऑप्शन बा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4 है, 40 एवं 50 के मध्य युग्म अभाज्य संख्याएं हैं। मतलब कि 40 से 50 के बीच ऐसी कौन सी 2 संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं। अब अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो खुद से या फिर 1 से कटती हों और किसी संख्या से ना कटती हों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 47 अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो 47 जो है वह एक अभाज्य संख्या है। 47 या तो खुद से कटता है या फिर 1 से कटता है और किसी संख्या से नहीं कटता है। और 49 देखिए उसके बगल में जो लिखा है, तो 49 जो है वह 7 से कटता है। ठीक है, तो यह ऑप्शन सही नहीं होगा। इसी तरीके से बा ऑप्शन में भी 49 दिया गया है और सा में भी 49 दिया गया। तो ऑप्शन दा देखिए आप 41 खुद से और 1 से बस कटता है। इसी तरीके से 43 जो है वह खुद से और 1 से कटता है। तो यहाँ पे युग में जो हो जाएगा, जोड़ा जो हो जाएगा वह 41 और 43 का हो जाएगा। ऑप्शन दा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 है, एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है। तो अब जैसे 2 को 3 बार आप जोड़िए, 2 को 3 बार आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। यही 2 का गुणा आप 3 में कर दीजिए तो भी क्या आएगा, 6 आएगा। तो किसी संख्या को उतनी बार जोड़ना या उससे गुणा कर देना, 2 को 3 बार जोड़ना या 2 में 3 का गुणा कर देना आपको क्या देता है, सेम ही रिजल्ट देता है। तो यह क्या कहलाता है, गुणा करना कहलाता है। किसी भी संख्या को बार बार जोड़ना गुणा करना कहलाता है। ऑप्शन बा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6 है, पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव होता है। तो पूर्ण संख्या का गुणा पूर्ण संख्या में करेंगे तो आपको हमेशा एक पूर्ण संख्या ही मिलेगी, मतलब वे संख्या है जिसमें दशमलव नहीं होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 है, बालकों को मूलभूत संक्रियाओं का ज्ञान दिया जाना चाहिए, सूक्ष्म तथ्यों से, रटाकर, लिखवाकर या स्कूल सामग्री से। तो बालकों को जो मूलभूत संक्रियाएं हैं उनका जो ज्ञान दिया जाता है वह स्कूल सामग्री से दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन दा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है, भाग करने पर शेषफल सदैव कम होता है, किससे, भाजक से, भाज्य से, भागफल से या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है जब भी कोई भाग करते हैं आप तो भाजक होता है यहाँ पे, जिससे आप भाग कर रहे हैं।
और यहाँ पे होता है भाज्य जिसमें भाग जाता है, और यहाँ पे होता है आपका भागफल, और जो लास्ट में बचता है वह क्या बचता है, वह बचता है शेषफल। तो शेषफल हमेशा जो होता है वह भाजक से छोटा होता है, क्योंकि भाजक से अगर वह भाग चला जाएगा तो वह शेषफल थोड़ी रह जाएगा, वह उससे कम शेषफल रह जाएगा। ठीक, आप यह बात समझ पा रहे होंगे। जैसे आप 2 से भाग दीजिए 7 में, ठीक, तो यह 2 बार तो नहीं जाएगा, क्योंकि जैसे 2 बार अगर ले जाएंगे 4 तो शेषफल 3 बच जाएगा। तो 3 शेषफल जो है वह भाज्य 2 से बड़ा है, तो हम इसे 3 बार ले जाएंगे, तो यहाँ आएगा 6 और यहाँ पे बचेगा शेषफल 1। ठीक है, तो शेषफल हमेशा भाज्य से छोटा होगा, जो भाजक होगा उससे छोटा होगा। तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा, भाजक से हमेशा जो होगा शेषफल वह छोटा होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 है, जिन भिन्न में अंश हर से बड़ा होता है वह कहलाती हैं। तो जिन भी भिन्न में जो अंश बड़ा होता है वह भिन्न कहलाते हैं विषम भिन्न, जिसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो विषम भिन्न ऑप्शन आ सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है, जब 2 भिन्नों में एक का अंश दूसरी के हर जब 2 भिन्न में एक का अंश दूसरी का हर हो और दूसरे का अंश पहले भिन्न का अंश हो तो वे आपस में कहलाएंगे। तो वह आपस में उनको हम क्या कहेंगे, व्युत्क्रम भिन्न कहेंगे, या एक दूसरे का उल्टा जो भिन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यतिक्रम भिन्न कहते हैं। तो ऑप्शन 7 सही हो जाएगा। जैसे अगर एक भिन्न लिखा है a/b और दूसरा भिन्न लिखा है b/a, तो इनको हम क्या कहेंगे, व्यतिक्रम भिन्न। जब 2 भिन्न में से एक का अंश दूसरे का हर हो और दूसरे का हर पहले भिन्न का अंश हो तो ऐसे भिन्न व्यतिक्रम भिन्न कहलाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11 है, 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। जैसे 3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको निकालना है तो आपको वह भिन्न निकालना है जिसका गुणा इसमें कर दिया जाए तो इसका मान 1 आ जाए। तो अब 3/2 में अगर 2/3 से हम गुणा कर देते हैं तो मान 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी का जस्ट उल्टा अभी जो आपने पढ़ा है व्यतिक्रम भिन्न, जैसे a/b दिया है तो b/a क्या हो जाएगा, उसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा 2/3, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 12 है, 1/2 और ब्रैकेट में 5/4 भागा 3/6 का मान होगा। तो अब देखिए 1/2 है और ब्रैकेट में है 5/4 के भाग में है 3/6। ठीक, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए 6 का गुणा ऊपर अंश 5 में होगा और 3 का गुणा नीचे हर में होगा। ठीक है, यह नियम आप लोग समझते हैं। भिन्न के बटे में अगर भिन्न हो तो नीचे वाले जो भिन्न है, हर में जो भिन्न है उसके हर का गुणा ऊपर वाले भिन्न के अंश में होता है। तो ये हो जाएगा 1/2, 5 का गुणा 6 में होगा तो इसे लिख सकते हैं 5 × 6 और नीचे क्या आ जाएगा, 4 × 3 आ जाएगा। ठीक, तो अब देखिए 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, ऊपर आ जाएगा। अब बाहर बचा हुआ है 1/2 और ऊपर 5 × 2 और नीचे 4। तो यहाँ देखिए 1/2 है तो ये 2 कट जाएगा और बचेगा क्या, 5/4 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 5/4 ऑप्शन दा में दिया गया है, ऑप्शन दा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, 0.05 का मान है। तो 0.05 को क्या लिखा जा सकता है। अब देखिए इसको अगर एक भिन्न की तरह समझिए, 0.05/1 किसी भी संख्या के बटे में 1 लिखा जा सकता है। अब ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दीजिए तो 0.05 में गुणा होगा 100 से और नीचे भी गुणा होगा 1 में 100 का। तो अंश में क्या हो जाएगा, 0.05 में 100 का गुणा होगा, 100 में 2 जीरो है तो 2 स्थान दशमलव खिसक जाएगा तो ये 5.0 हो जाएगा और नीचे है 100। अब देखिए अंश में है 5 और नीचे है 100 तो 5 दूनी और 0 20 बार में कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1/20। यह आपको उत्तर मिल जाएगा। तो ऑप्शन आ जो है 1/20 यह सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 है, 0.6 का गुणा 0.4 में का मान होगा। तो 6 का गुणा अगर 4 में आप सिंपली करते हैं तो आता है 24। अब देखिए यहाँ पे एक स्थान पे दशमलव है, यहाँ पे एक स्थान पे दशमलव है, तो यहाँ जब गुणा होगा तो 2 स्थान पे दशमलव लग जाएगा तो ये हो जाएगा 0.24। तो ऑप्शन
7 जो है वह सही हो जाएगा 0.24। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 है 228.54 में भाग हो रहा है 100 का। अब 100 का भाग हो रहा है तो सीधे सीधे 2 स्थान दशमलव बाएं तरफ खिसक जाएगा, यानी कि संख्या छोटी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2.2854, यह आ जाएगा उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2.2854 ऑप्शन आ में दिया गया है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16 है किसी संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है? तो दशमलव के इधर देखिए सभी ऑप्शंस में दशमलव के दाहिने तरफ आपको 5 दिया गया है। ठीक है, तो आपको पता है कि दशमलव के इधर अगर पहले स्थान पे है संख्या तो इसमें गुणा होता है 1/10 का, दूसरे स्थान पे है तो 1/100 का गुणा होगा, तीसरे स्थान पे है तो 1/1000 का गुणा होगा। ठीक है, दशमलव से जितने दूरी पे होगा उस संख्या को उतनी ही छोटी बनाने वाली संख्या से गुणा होगा। ठीक है, तो दशमलव से जितना दूर जाएगा उसका स्थानीय मान उतना छोटा होता जाता है। तो देखिए दशमलव के सबसे नजदीक कौन सा है? पहले स्थान पे ये है, तो इसका स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। इसका स्थानीय मान होगा 5 गुणे 1/10 और इसका ऑप्शन आ में जो दिया गया है इसका स्थानीय मान होगा 5 गुणे 1/100 और यहाँ जो स्थानीय मान होगा वह 5 गुणे 1/100 होगा और यहाँ पे 5 गुणे 1/1000 होगा और यहाँ पे ऑप्शन दा में 5 गुणे 1/100 होगा। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि सबसे जो अधिक स्थानीय मान होगा वह ऑप्शन सा में होगा 5 का। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17 है सभी संख्याओं का सार्व गुणनखंड है, मतलब कि सभी में कॉमन मल्टीपल क्या होता है? तो आप जानते हैं कि एक सभी संख्या का मल्टीपल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ 1 सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 18 है 7 और 16 के सार्व गुणनखंड है। तो 7 और 16 में दोनों में जो गुणनखंड है वह 1 है, तो ऑप्शन दा सही हो जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 19 है 2 और 3 का लासा है। तो 2 को 2 की तरह लिखेंगे, 3 को 3 लिखेंगे और लासा लिखते समय जो कॉमन पद होते हैं दोनों में वो उनको एक बार लिखा जाता है और जो अलग होते हैं उनको सभी को लिखा जाता है। तो 2 गुणे 3 लिखा जाएगा इसका लासा, तो ये हो जाएगा 6। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा 6 ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 20 है दो संख्याओं का मासा 45 और लासा 500 है, तो उनमें से एक संख्या 125 है दूसरी संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला देखिए क्या होता है, देखिए दो संख्याओं के लासा और मासा का अगर हम गुणा करते हैं तो वह बराबर होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के, मतलब कि पहले संख्या का लास मतलब दोनों संख्याओं का लासा गुणे दोनों संख्याओं का मासा बराबर पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या, यह होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले की मदद से हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखिए मासा और लासा दिया गया है और एक संख्या दी गई है, दूसरी संख्या को हम x मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम क्या लिखेंगे, लासा है यहाँ पे 500, दोनों संख्याओं का लोवेस्ट कॉमन एलसीएम जो है और 500 है और एचसीएफ जो है वह कितना दिया गया है 45 दिया गया है। ठीक, और एक संख्या 125 45 और पहली संख्या जो दी गई है 125 दी गई है और दूसरी संख्या को हमने माना है x। अब इसी x की वैल्यू हमें निकालना है, तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं 500 गुणे 45 दूसरी तरफ था 125 इधर x में गुणे में था तो इधर आएगा बराबर के तो भाग में हो जाएगा, उधर गुणे में था तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा। अब 125 से 500 को काटेंगे तो 125 चौक 500 हो जाएगा और x बराबर क्या आ जाएगा 4 गुणे 45, 4 का गुणा होगा 45 में तो 45 दुने 90 दुने 180, 180 आ जाएगी दूसरी संख्या आपकी। तो दूसरी संख्या का मान कितना हो गया 180, ऑप्शन द सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 21 है 15 कितने रुपए का 20% है। 15 कितने रुपए का 20% है। अब मान लेते हैं 15 जो है वह x रुपए का 20% जो है वह कितना है, x रुपए का 20% कितना है 15 है। तो x का 20%, x का 20% का मतलब गुणा x का 20% यानी कि x गुणे 20 और प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत का चिन्ह जहां पे आपको लगाना है
वहां पे आप 100 का गुणा कर दीजिए और जहां पे आपको प्रतिशत का चिन्ह हटाना है वहां पे 1/100 से गुणा कर दीजिए, ठीक। और ये बराबर है किसके, 15। अब 20 से 100 को काटेंगे 5 बार में कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा x गुणे 1/5 यानी कि x/5 बराबर 15 और x बराबर निकालेंगे तो ये आ जाएगा, तिर्यक गुणा कर लीजिए यहाँ 15/1 में, तो 1 का गुणा x में होगा और 15 में गुणा होगा 5 का, तो x बराबर कितना आ जाएगा 15 गुणे 5 यानी कि 75। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75। मानी कि 75 का 20% कितना होगा, 75 का 20% 15 रुपए होगा, ठीक। अब इसके बाद आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 22 है, किसी संख्या का 1/4 भाग कहलाता है। तो किसी भी संख्या का 1/4 को अगर प्रतिशत में हम बदलना चाहें, 1/4 को 1/4 लिखेंगे। इसी को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, अभी मैंने आपको बताया 100 का गुणा कर दीजिए, प्रतिशत का चिन्ह लगा सकते हैं आप, ठीक। अब 4 से 100 को काटेंगे तो 25 और 25% आ जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा 25%। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 23 है, राहुल की आय का 80% खर्च करके 120 बचता है तो उसकी मासिक आय होगी। अब देखिए जब 80% खर्च कर दे रहा है वह, तो 120 रुपए बच रहा है, मतलब कि वह जो बचा पा रहा है वह 120 रुपए बचा पा रहा है। और प्रतिशत में अगर हम सोचे तो कितना बचा पा रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि 80% खर्च कर दे रहा है, मतलब बचा कितना होगा 20%, क्योंकि कुल 100% होता है, 100% में 80% उसने खर्च कर दिया तो बचा भी 20%। अब 20% ये लोग बता रहे हैं कि 120 रुपए, किसी संख्या का 20% 120 रुपए है, x का 20% 120 रुपए है, ठीक है। अब यही x का मान आपको निकालना है, तो x गुणे 20 गुणे 1/100% को लिखा हमने बराबर है कितना 120 के। अब 20 से 100 काटिए 5 बार में, x/5 बराबर 120 हो जाएगा, x/5 बराबर 120 हो जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा 120 गुणे 5, 120 का गुणा होगा 5 में तो यह आ जाएगा 600 रुपए। तो ऑप्शन बाज हो जाएगा 600, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। राहुल की मासिक आय कितनी होगी 600 रुपए। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 24 है, 4 का 3% है। 4 का 3, अगर 4 एक संख्या है और 3 एक संख्या है तो 4 का 3 कितना, यहाँ थोड़ा सा प्रश्न में लिखना था 4 का 3 कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो 4 का 3 कितना प्रतिशत है यह आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, बस जो संख्या बड़ी संख्या है जिसका प्रतिशत आपको निकालना है, मतलब कि जिसमें का प्रतिशत आपको निकालना है, 4 का प्रतिशत निकालना है ना, 4 में से निकालना है, तो 4 को हर में डालिए और 3 कितना प्रतिशत है यह निकालना है, तो 3 को अंश में डालिए और 100 का गुणा कर दीजिए और प्रतिशत लगा दीजिए। अब 4 से 100 कटेगा 25 बार में, तो 3 का गुणा होगा 25 में, तो 3 का गुणा 25 में होगा तो ये हो जाएगा 75 और प्रतिशत 75% उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन द सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 25 है, चित्रालेख तकनीकी का विकास किया गया था, तो ये विकास किया गया था डॉक्टर ऑटो न्यूरैथ ने, ठीक है, इन्होंने किया था, तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित में चौड़ाई नहीं होती है। तो देखिए दंड आरेख में चौड़ाई होती है, आयत चित्र में भी चौड़ाई होती है और वृत्त चित्र में भी चौड़ाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल रेखा चित्र, रेखा में कोई चौड़ाई नहीं होती, आपको पता है, लाइन एक खींच दीजिए, इसमें कोई चौड़ाई नहीं होती है, तो ऑप्शन सा रेखा चित्र सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 27 है, पिक्टोग्राफ प्रदर्शित करता है। तो पिक्टोग्राफ देखिए, पिक्टोग्राफ एक सिंबल की तरह होता है, जैसे कोई किसी चीज को आपने सिंबल दे दिया स्टार, ठीक, और कहीं पे आपने बना दिया एप्पल, ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है, यह चीजों को उनके चित्र के रूप में दिखाता है। तो ना उसमें स्तंभ आरेख होता है, ना रेखीय आरेख होता है, ना वृत्तीय आरेख होता है, तो ऑप्शन द हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 28 है, पाई चित्र में प्रदर्शित कुल आंकड़े आधारित होते हैं। तो पाई चित्र आपको पता है, पाई चित्र किस प्रकार से बनता है, एक वृत्त में सभी जो भाग होते हैं उनको दर्शाया जाता है, ठीक है। तो पाई चित्र में अब कोई एक बिंदु है, उस पे कितने अंश का कोण बनता है,
60 अंश का कोण बनता है वृत्त में कुल। तो ऑप्शन 7 360 पर पाई चित्र प्रदर्शित किया जाता है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 29 है, वह व्यंजक जिसमें केवल एक पद होता है कहलाता है। एक पद वाले व्यंजक को हम लोग कहते हैं एक पदीय व्यंजक। जैसे 4x है तो इसे कैसा व्यंजक कहेंगे? एक पदीय व्यंजक। तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 30 है, y में 5 जोड़ने पर z प्राप्त होता है, वह व्यंजक होगा। अब y में 5 हमने जोड़ा तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? z। तो उसको किस तरीके से दिखा सकते हैं? y + 5 = z, या इसी को लिख दीजिए z = y + 5। तो यहाँ पे ऑप्शन सा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों कि आपको सभी क्वेश्चन जो हैं वो समझ में आ रहे होंगे। 30 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए। अब आगे के क्वेश्चन हम लोग पार्ट 2 में करेंगे, ठीक है? पार्ट 2 में करेंगे आगे के क्वेश्चन। यह पार्ट 1 आपका हो गया और 4 पार्ट, लगभग 3 से 4 पार्ट आपके बनेंगे और सारे लाइन से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको गणित के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। लिंक पे आप क्लिक करोगे तो सारे वीडियोस जो है गणित के लाइन से आपको देखने को मिल जाएंगे। सभी वीडियोस को आप देख डालिए और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन कर डालिए। बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को मैं आपको समझा दे रहा हूं। आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। आप सभी बस राजन सीरीज और पवन सीरीज जो मैं पढ़ा दे रहा हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो मैं करा दे रहा हूँ, कराया है मैंने, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सभी विषय आपको इसी तरीके से पढ़ाए गए हैं। सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सभी विषयों के आप राजन पवन कर लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लीजिए। इतना हमने करा दिया है। आपका जो पेपर होगा वह बहुत अच्छा होगा, ठीक है? आप 25 में 25 गणित में स्कोर करके आओगे। अब नेक्स्ट पार्ट को आप देखिएगा और अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि कम समय में सभी लोग अच्छी तैयारी कर पाएं। तो सभी ग्रुपों में और सभी फ्रेंड्स को कम से कम 5 जो आपके सबसे खास मित्र होंगे उनको जरूर शेयर करिएगा। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।